हेलो स्टूडेंट्स। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। ये जो वीडियो होगी ये 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए और जेई और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल सुटेबल होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, और आप एक सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करोगे, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, और जब एक डाइपोल जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट नोन है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और दो डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स कितना होगा। आई टेल यू ऑल दीज। तो आप देखेंगे, सबसे पहले देखो मैग्नेटिक मोमेंट की जो ओरिजिन है ये कैसे है। मैग्नेटिक मोमेंट की जो ओरिजिन है वो किस तरीके से है कि जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क का अमाउंट होगा एन आई ए बी साइन थीटा। मैं यहाँ पे टर्म्स बताता हूँ कि कौन सा टर्म क्या है। एन उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, ए उसका एरिया है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे अभी फॉर द टाइमिंग आई एम टेलिंग यू कि जो थीटा है वो एरिया वेक्टर, उस कॉइल के एरिया वेक्टर और बी के बीच का एरिया। पर मैं इस एरिया वेक्टर को अभी और भी स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आप एरिया वेक्टर में कौन सा डायरेक्शन लेना है। जैसा कि ये मेरा पाम है, तो पाम में जो एरिया वेक्टर है आप इसे अपनी ओर भी ले सकते हो, और पाम का एरिया वेक्टर मेरी ओर भी ले सकते हो। तो ये मेरी ओर होगा या आपकी ओर होगा, ये कैसे आप डिसाइड करोगे वो आई टेल यू नाउ। अब आप देखो, और ये जो टॉर्क है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बी की ओर अलाइन करा। तो अब यहाँ पे हमने एक टर्म डिफाइन किया, एन आई ए, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टाउ इक्वल्स व्हाट, एम बी साइन थीटा, राइट। सो यहाँ पे जो एम है मैग्नेटिक मोमेंट एम, इस टर्म को हमने बोला मैग्नेटिक मोमेंट एम, और एक कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट एम कितना हो गया, उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट आई इंटू उसका एरिया ए। ये तो एक कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू व्हाट, इट्स एरिया। दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ से बच्चों को आप देखोगे कि जो है नॉइजल से आपने मैग्नेटिक मोमेंट एम, अब इसका डायरेक्शन मैंने बोला कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक एम को हम रिलेट कैसे करेंगे। आप ठीक से समझो, आपके पास एक एक कॉइल है, ठीक है, और इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज। इस एरिया इज ए, करंट इज आई। अब इस कॉइल का ये डाइपोल है, यू नो इट वेरी वेल। आपको मैग्नेटिक फील्ड में पता है कि कोई भी सर्कुलर हो, कोई भी कॉइल है, रेक्टेंगुलर हो, कोई भी लूप हो बेसिकली, तो लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप का आपकी ओर फेस करने वाला, आपकी ओर वाला जो फेस है वो क्या है, नॉर्थ पोल, और उसका बैक फेस क्या है, साउथ। मतलब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल में नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। और आप निकाल कैसे लोगे कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। अगर करंट आपकी ओर से एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका फेसिंग वाला जो एंड है वो नॉर्थ हुआ, और जो बैक साइड वाला फेस हुआ दैट इज व्हाट, वो साउथ हुआ, राइट। दिस क्लियर? बच्चों इसका बेनिफिट होगा अगर आप इसे नोट भी करते जाओगे तो बाद में क्या होगा, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपके नोट्स भी रेडी होंगे फर्दर रिवीजन के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए, और आगे वाला पार्ट भी क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होता है। तो इसमें नॉर्थ पोल ये एक मैग्नेट है कंप्लीट, नॉर्थ फेस आपकी ओर, साउथ इसका बैक फेस होगा, दैट बी साउथ। अब यहाँ पे ऐसे केस में जिसमें बोला एरिया वेक्टर, आप बोलते एरिया वेक्टर किस ओर ले, इस ओर ले, आपकी ओर, या आपसे अवे। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट एम को डिफाइन करते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम किस ओर है, आपकी ओर। तो आप याद कैसे रखोगे, कोई भी करंट कैरिंग वायर लूप है, राइट, करंट कैरिंग वायर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि एरिया वेक्टर के अलोंग, प्लेन के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के अलोंग,
इज दैट क्लियर? प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के अराउंड। लेकिन याद रखना, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी ओर, और अगर करंट आप यहाँ पे क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेट एम इसके अंदर होता। तो उसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जैसे आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये भी एक तरीके से एक मैग्नेट हुआ, तो नॉर्थ साउथ। अब मैग्नेट एम क्या होगा, हमेशा नॉर्थ से बाहर आएगा, और मैग्नेट एम साउथ की ओर अंदर। ठीक है ना? साउथ की ओर क्या होगा, मैग्नेट एम अंदर जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स और आपको याद क्या रहेगा कि मैग्नेट में तो ठीक है कोई इसका एरिया वेक्टर नहीं है, लेकिन करंट कैरिंग कॉइल होगी उसमें एक एरिया वेक्टर होगा। तो मैग्नेट एम की डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के अराउंड। बट एरिया वेक्टर में भी क्या, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका आप की ओर हो गया, और अगर इसका करंट क्लॉकवाइज होता तो एम की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्स होती। इस दैट क्लियर? तो इससे आप मैग्नेट एम का डायरेक्शन निकाल सकते। अब एक टॉर्क की वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम इस एक्सप्रेशन को और वेक्टर फॉर्म में लिखते तो हम लिखते टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। टॉर्क टाउ इक्वल्स व्हाट, एम क्रॉस बी। तो अब यहां पे देखो, हम इसे टॉर्क का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। टॉर्क का डायरेक्शन कैसा हुआ, एम आपकी ओर हो गया, लूप में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका फेस आपकी ओर है, एरिया आपकी ओर है, तो एम आपकी ओर आ गया। राइट हैंड से हमने डायरेक्शन निकाला एम क्रॉस बी, और मैंने यहां पे मान ली इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस ओर अप्लाई की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इस ओर। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इसमें इस ओर है, दिस बी। सो नाउ यू सी, अब देखो होगा क्या, एम आपकी ओर, मैग्नेटिक फील्ड बी इस ओर, राइट हैंड से ऐसे निकाल दो एम क्रॉस बी। टॉर्क क्या आया, अपवर्ड्स। टॉर्क किस ओर आया, अपवर्ड्स। टॉर्क का डायरेक्शन अपवर्ड्स आ गया, दिस इज टॉर्क। ठीक है, एम क्रॉस बी। अच्छा, टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी, रिमेंबर बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था वैसे यहां पे भी होगा। इस टॉर्क की टेंडेंसी होगी कि ये मैग्नेट एम को अलाइन कराएगा बी की ओर। दैट मींस कि देखो जैसे कॉइल ऐसे है और एम आपकी ओर है, बी ओर है, तो टॉर्क जो लगेगा वो इसे ऐसे रोटेट कराएगा, सो दैट कि बाद में जो है एम और बी एक दूसरे के पैरेलल, मतलब जो इसका एम होगा वो बी की डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरीके से इसे अलाइन कराएगा। टॉर्क की टेंडेंसी होगी कि वो मैग्नेट एम को बी के अराउंड क्या करेगा, अलाइन कराएगा। फॉर टॉर्क को सेम क्रॉस बी। और राइट हैंड से समझ लो एक बार, आपको करना क्या है, मैग्नेट एक क्लासिकल पैरामीटर हो गया कि आप कॉइल देखोगे उसमें करंट का डायरेक्शन देखोगे तो पता लग जाएगा कि अगर उस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेट एम इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपकी ओर और क्लॉकवाइज में आपसे अवे। फिर आप करोगे एम क्रॉस बी, राइट हैंड से निकालोगे तो एम क्रॉस बी से टॉर्क का डायरेक्शन आ रहेगा। अब यहाँ पे टॉर्क क्योंकि कैसे आ रहा है, अप, और अपवर्ड्स टॉर्क का मतलब होगा कि इसका रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी चीज बड़ी रिलेटेड है तो आपको याद होना चाहिए। टॉर्क अपवर्ड्स आने का मतलब हुआ कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराएगा लाइक दिस, और बाद में एम को ये बी के अराउंड अलाइन करा देगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि आपका एक कॉइल का मैग्नेट एम कितना होगा, इट बी एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स into current I into what, area। नंबर ऑफ टर्न्स into current I into what, area। डायरेक्शन क्या होगा ये भी पता लग गया, और एक मैग्नेट के लिए आपको पता लग गया कि मैग्नेट के लिए क्या होगा, मैग्नेट के लिए मैग्नेट में एम नॉट से बाहर आएगा और साउथ की ओर अंदर। ये मैग्नेट के लिए, मैग्नेट के लिए एम, जैसे यहाँ पे आप बोलोगे करंट नहीं है कुछ नहीं है, हम मैग्नेट में एम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेट में। तो मैग्नेट में आप मैग्नेट का इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होता था, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। ठीक है ना? तो इस केस में क्या होगा कि नॉर्थ पोल यहाँ पे हम इसे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्मॉल है, स्मॉल है,
मतलब पोल स्ट्रेंथ एक तरीके से क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ चार्ज के इक्विवेलेंट पैरामीटर हो गया। जो पोल स्ट्रेंथ है वो चार्ज के इक्विवेलेंट एक पैरामीटर हो, तो इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल ये 12 है, तो इसका जो मैग्नेटिक एम होगा दैट विल इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू व्हाट 2 है। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव चार्ज से रिलेट करते हैं और साउथ पोल को हम रिलेट करते हैं -q चार्ज। चलिए, तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, तो स्मॉल m into 2l distance between the poles will be what? It will be the magnetic field n। डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेट पे आप ये भी देखोगे कि अगर आप एक मैग्नेट को, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड m है, लेंथ इसकी 2l। अब अगर आप देखो कि आपने इस मैग्नेट को इस तरीके से दो पार्ट्स में कट कर दिया, मैग्नेट को इस तरीके से दो पार्ट्स में कट कर दिया, अब जो इसके दोनों पार्ट्स हैं इनका इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड m क्या होगा, ये दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट्स बन जाएंगे लाइक व्हाट, कि एक जो मैग्नेट बनेगा इसका इसका ये नॉर्थ था और ये साउथ, आपने कट किया तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन, ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन। अब जो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, पोल स्ट्रेंथ जो था वो वही रहेगा, पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल केवल लेंथ हाफ होगी तो इसका एम डैश क्या होगा, पहले एम था तो क्या आ जाएगा एम वाई, इसका भी एम डैश क्या आ जाएगा, इट बी एम वाई, क्योंकि लेंथ हाफ हो गई, पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स व्हाट सेम। लेकिन बच्चों अगर आपने मैग्नेट को इस तरीके से कट किया कि जो मैग्नेट था उसे आपने बीच से कट कर दिया, मतलब इसको ऐसे कट, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m/2, लेंथ सेम है, लेंथ 12 पहले भी थी और लेंथ 12 अभी भी है, तो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड m डैश क्या आएगा m/2 into 12, सो दैट इज व्हाट m/, अगर पहले m था मैग्नेटिक फील्ड तो अब क्या रहेगा, इट विल बी m/2। दिस क्लियर स्टूडेंट्स, बच्चे क्लियर हुआ। सो आप ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड m का एक कॉइल के लिए, लूप के लिए क्या कैलकुलेशन होगा, एन आई ए नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आई इनटू एरिया। डायरेक्शन क्या होगा, एक मैग्नेट में मैग्नेट एम का कैलकुलेशन, और साथ में कि जब उसे कट करोगे तो उसका मैग्नेट एम कितना होगा, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है। दिस क्लियर। नाउ सी, नाउ यू सी दिस कि अगर आपके पास जैसे कॉइल में इस तरीके से है कि लुक एट दिस, इस कॉइल का ये एक्स एक्सिस और दिस वाई एक्सिस, दिस द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। थोड़ा इसे हमने ऐसे किया है कि आप देखेंगे कि जैसे आपके पास ये इसका आधा एरिया एक प्लेन में और आधा एरिया एक प्लेन, जो याला प्लेन है ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये देखोगे दिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी जेड एक्सिस। हमने ऐसे ही किया कि जैसे कोई लूप था एक्स वाई प्लेन में था, उसका आधा पार्ट हमने ऐसे उठा दिया और ये इसका ये पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज इन द एक्स वाई प्लेन एंड दिस पार्ट इज इन द वाई जेड प्लेन, ये पार्ट इसका वाई जेड प्लेन है, ठीक है। अब इसमें देखो बीच में यहाँ पे कोई वायर नहीं है, यहाँ पे कोई वायर नहीं, दिस लूप इज लाइक दिस, और इसकी लेंथ जो है ये लेंथ इसकी एल है, दिस लेंथ इज दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट इट्स जेड, एल बी, एंड दिस इज व्हाट एल बी इन एच, जिसकी हाइट वाला पार्ट है दिस व्हाट एच। करंट इज लाइक दिस, करंट इसमें इस तरीके से, ठीक, करंट इसमें इस तरीके से है। क्लियर। अब आपको इसका मैग्नेटिक एम निकालना, जो मैग्नेटिक एम जो हमने देखा इसके पहले सारे लूप क्लोज थे, पूरा का पूरा एरिया, पूरा प्लेन उसका एक प्लेन, यहाँ पे लूप दो प्लेन्स में है। अब इसका मैग्नेटिक निकालने के लिए हमें पहले से क्लोज करना पड़ेगा, तो मान लो मैंने क्या करा कि इसे क्लोज किया, हमने इसे यहाँ से, दो दिस वायर इज नॉट हियर, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, हमने यहाँ पे एक वायर मान लिया और इस वायर में एक बार करंट इस ओर ले ली
हम इसमें एक बार करंट इस ओर ले ली, जो करंट आई थी वही करंट आई यहाँ पे इस ओर ले ली, और एक बार करंट आई इस ओर ले ली, तो हमें कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई वायर ही नहीं था, करंट ऑब्वियसली जीरो थी। और अभी हमने आई और आई अपोजिट डायरेक्शन लेकर के क्या करा, ये आपने कैंसिल करा दिया आई से आई, तो लेकिन वो ना हुआ क्या इससे, एक लूप ये कंप्लीट हो गया, है ना, एक लूप ज्यादा कंप्लीट हो गया आई से, और एक लूप ज्यादा कंप्लीट हो गया। देखो नाउ सी, इस लूप को जब आप जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से देखते हो, ये लूप एक्स वाई प्लेन में है, और जब आप इसे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से देखते हो तो आपको दिखाई क्या देगा कि करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से देखने से करंट कैसी है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम किस ओर होगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो मैं इसका पूरे ग्रुप का मैग्नेटिक मोमेंट एम लिखता हूं, आप देखोगे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो टर्म तो एक ही है, आई इंटू ए, आई इंटू इस पार्ट का एरिया कितना होगा बच्चों, बी एल, बी इंटू एल, और डायरेक्शन इसकी किस ओर आई, आई इंटू बी इंटू एल, और डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स व्हाट, इट्स, दैट मीन्स इट्स के कैप। अब जो 11 पार्ट है, जब ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देख रहा हूं, इस ओर से मैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देख रहा हूं, तो मुझे इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही, दैट मीन्स की मैग्नेटिक एम मेरी ओर होगा, दैट मीन्स की नेगेटिव एक्स एक्सिस के राउंड होगा, क्योंकि है किस प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में है। आप देखो ऊपर की ओर का जेड, और ये वाला क्या हुआ, ये जो इसकी गहराई, दैट इज व्हाट, इट्स वाई डायरेक्शन। तो दैट मीन्स व्हाट कि इसका, जब मैं इस ओर से देख रहा हूं इसमें, तो मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम विल बी टुवर्ड्स मी, मेरी ओर होगा, और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट एम है जो मेरी ओर, इसका एरिया हो गया बी इंटू एल इंटू एच, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू, दिस बिकम्स प्लस आई इंटू एल इंटू एच, आप समझ गए ना, एरिया क्या हुआ, एल इंटू एच, और इसका डायरेक्शन किस ओर आ गया, इसका डायरेक्शन आ गया बच्चों नेगेटिव आई कैप में, सो माइनस ऑफ आई कैप, दिस बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ आई कैप। इज दिस क्लियर, आप देखोगे, look at this is what, माइनस ऑफ आई, ठीक है ना, दिस बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ आई, ये आपने नोट कर लिया ना, लुक एट दिस, इसे ठीक से नोट कर लो, इसे नोट करो ठीक से, इट बिकम्स व्हाट, आई बी एल के कैप प्लस आई एल एच माइनस ऑफ आई कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो आपको इस केस में मैग्नीट्यूड एम पता लग गया, जबकि इसका लूप का आधा एरिया किसी एक प्लेन में, आधा एरिया किसी एक प्लेन में, आपने एक वायर बीच में एज्यूम किया, उसे उसे कनेक्ट किया, तो दोनों लूप्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और दो अपोजिट डायरेक्शन की करंट को सुपरपोज करा करके उसमें नेट करंट जीरो हो गया, और आपको इसका मैग्नीट्यूड एम आ, ठीक ना। नाउ से अब आप ये देखोगे कि जो है, नाउ अब साथ में देखोगे कि आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग ऑलरेडी, कि अगर आपके पास एक चार्ज क्यू है, और ये चार्ज एक आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, जो चार्ज क्यू है ये आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड वी, ये वी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट एक करंट होगी, दैट करंट आई इज व्हाट, चार्ज क्यू इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इसका टाइम पीरियड टी कितना होगा, टी विल बी 2 पाई आर ओवर वी, टाइम पीरियड टी कितना होगा, 2 पाई आर ओवर वी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बिकम्स v अपॉन 2 पाई आर, दैट मींस कि इसका इक्विवेलेंट करंट आई आ गया चार्ज क्यू इनटू v अपॉन 2 पाई आर। हाँ बच्चों एक चीज और देखोगे, जरूरी नहीं कि आपको इसमें ये लोग वेलोसिटी v ही देंगे, लेकिन गिव डायरेक्टली ओमेगा आल्सो। अगर उन्होंने आपको ओमेगा दे दिया, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी न्यू, तो फिर आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे ओमेगा अपॉन 2 पाई, मींस कि जो पैरामीटर दे रखा है, अगर आपको वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी से टाइम पीरियड टी निकाला, टाइम पीरियड टी से फिर आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जस्ट क्लियर, उसे आपने क्या करा, टाइम पीरियड टी निकाल लिया, उससे फ्रीक्वेंसी निकाल ली, मतलब था कि फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी चार्ज क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो उससे इक्विवेलेंट करंट आई आ जाएगा, और अगर ओमेगा दे रखा तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालनी है, जिस टर्म में भी फ्रीक्वेंसी हो आप उस टर्म में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालो, और करंट आई आ, जब करंट आई आ गया तो देर आर टू कैलकुलेशंस, वन कि आपसे पूछेगा इसके सेंटर पे मैग्नेट बी कितनी है,
इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक बी होगी दैट मीन बी नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर। आई की वैल्यू जो ये आई है यार डाल दोगे, और साथ में इसका मैग्नेटिक एम कितना होगा आई इंटू ए। आई आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नेटिक एम आ गया। हाँ बच्चों एक चीज पे ध्यान हो गया, ये इसका मैग्नेटिक एम आ गया आई इंटू ए, मतलब आपने इक्विवेलेंट करंट आई कैलकुलेट की। ध्यान दोगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एंटी क्लॉकवाइज चला तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, और मैग्नेटिक एम क्या होगा आपकी ओर होगा। बट अगर ये निगेटिव चार्ज होता, अगर ये आप नोट कर लोगे, अगर ये निगेटिव चार्ज होता और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता तो इक्विवेलेंट करंट किस ओर होती, क्लॉकवाइज। अगर ये निगेटिव चार्ज होता और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता तो इसकी इक्विवेलेंट करंट किस ओर होती, क्लॉकवाइज होती। और जब इक्विवेलेंट करंट इसकी क्लॉकवाइज होगी तो इसका मैग्नेटिक एम किस ओर आएगा, आपसे अवे। तब इसका मैग्नेटिक एम किस ओर आएगा, आपसे अवे आएगा। दिस क्लियर ना। एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव चार्ज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक आपकी ओर। नेगेटिव चार्ज है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट क्लॉकवाइज आएगी, और मैग्नेटिक एम क्या होगा, आपसे अवे है। तो इस केस में मैग्नेटिक। अब दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या होगा, दूसरे सिस्टम्स में जैसे आपसे बोला गया कि एक ये रॉड है, लेंथ एल, चार्ज Q is uniformly distributed। अच्छा पिछले वाले केस में अगर मान लो ये होता कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करते, जहां पे मैंने चार्ज क्यू किया आप वहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई कर दोगे। मैंने चार्ज क्यू किया ना, वहां पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। बस ये ध्यान रखना इससे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में जिस ओर वो चल रहा होगा करंट उसके ऑपोजिट होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक में एम की डायरेक्शन होगी। नाउ से आप ये देखोगे एल की रॉड और इस पे चार्ज है प्लस क्यू, और ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट के अबाउट आपसे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। आपसे अबाउट द पॉइंट पी ओमेगा स्पीड से आप क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट करा रहे हैं। और इस सिस्टम का आपको मैग्नेटिक में एम निकाल। तो जब भी कोई सिस्टम में चार्ज है और वो स्पिन कर रहा है तो उसके पास एक मैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम होगा। यहाँ पे भी ये पी पॉइंट के अबाउट एक्सिस आपके गोल है। अगर ये मेरा गोल एक्स वाई प्लेन है तो एक्सिस जेड एक्सिस के अराउंड है, और ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट करा तो इसका मैग्नेटिक एम। डायरेक्शन तो पता लगी गई होगी कि पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैग्नेटिक एम आपकी ओर होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जब आप इक्विवेलेंट करंट निकालोगे तो सारा का सारा चार्ज सेम रेडियस में तो रिवॉल्व नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या कि यहाँ पे इसमें एक्स डिस्टेंस एक्सिस से एक डीएक्स एलिमेंट लिया। हमने एक्स डिस्टेंस एक क्या किया, एक डीएक्स एलिमेंट लिया, और इस डीएक्स एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा दैट बी डीक्यू। डीक्यू विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल, क्योंकि क्यू चार्ज जब एल लेंथ पे है तो यूनिट लेंथ का चार्ज क्यू बाई एल, और डीएक्स लेंथ का चार्ज कितना, इंटू डीएक्स। अच्छा ये डीएक्स चार्ज इस एक्स रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी न्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसका इक्विवेलेंट करंट जो आ गया, इसका इक्विवेलेंट करंट इस छोटे से पार्ट का इक्विवेलेंट करंट आ गया, I इज इक्वल टू डी आई में बोलूंगा, एक छोटे से पार्ट का इक्विवेलेंट करंट है, दैट बिकम्स इक्वल व्हाट, Q बाई एल इंटू डीएक्स इंटू व्हाट, Q बाई एल इंटू डीएक्स इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये इसका इक्विवेलेंट करंट है, क्योंकि जो Q बाई एल इंटू डीएक्स चार्ज है वो एक्स रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर। अब अच्छा इस पर्टिकुलर पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट एम होगा केवल इस पार्ट का, इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट डी है, डी विल बी इक्वल टू व्हाट, I इंटू एरिया। सो I हो गया Q बाई एल इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी, एक्स। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जो यहाँ पे डिफरेंट चार्ज है उस पूरे के पूरे चार्ज के लिए रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन डिफरेंट है।
तो एरिया डिफरेंट होगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक एम ये आया। और जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू एल, एक्स की वैल्यू 0 टू एल, तो दैट बी द कंप्लीट मैग्नेटिक एम। सो जो टोटल मैग्नेटिक एम है, मैं इंटीग्रेशन के बाद ध्यान रखता हूं, एम विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल, और पाई से पाई कैंसिल होगा, इन वॉट ओमेगा बाई टू, है ना, क्यू बाई एल इन वॉट ओमेगा बाई टू। और एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, सो दैट विल बी एल क्यूब बाई थ्री। दैट मीन्स दिस विल बिकम 1/6 q omega l square. This will be what m equals to, it will be this much. यह रहेगा इसका मैग्नीट्यूड m. This will be the magnitude m. This clear? This will be 1/6 into q into omega l square. ये इसका मैग्नीट्यूड m आ जाएगा, और डायरेक्शन किस ओर होगी, पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करा, मैग्नीट्यूड m आपकी ओर। मैं ऐसा ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखेंगे। सपोज की यू हैव ए डिस्क, एक डिस्क है, रेडियस r है, और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू है, मतलब चार्ज क्यू डिस्क है, नॉट रिंग, और ये पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस केस में देखोगे, इस केस में मैग्नीट्यूड एम निकाला, आपने फिर से वही किया। आपने क्या किया, इसमें सेंटर से ये ऐसे रोटेट भी करी ओमेगा से, आपने सेंटर से एक्स रेडियस की एक डीएक्स थिकनेस की रिंग लिया आपने, और रिंग की थिकनेस कितनी है, इस रिंग की थिकनेस है ये डीएक्स, दिस और डीएक्स। सो अब जो रिंग मैंने ली है, उस रिंग के ऊपर चार्ज कितना आएगा, यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, पूरी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर। सो चार्ज ऑन यूनिट एरिया इज व्हाट, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। जो मैंने रिंग ली, उस रिंग का एरिया कितना, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए बच्चों, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो सर्कमफेरेंस कितनी हुई, 2 पाई एक्स, क्योंकि एक्स रेडियस है, और थिकनेस कितनी है, डी एक्स। तो सर्कमफेरेंस की लेंथ इंटू थिकनेस dx, दैट मीन्स एरिया, मतलब रिंग के मेटेरियल का एरिया। मैं ये नहीं बोलूंगी जो रिंग का पूरा एरिया, रिंग के मेटेरियल का एरिया जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, डार्क येलो से मार्क किया ना, ये आ रहा है, जिसे मैंने ये मार्क किया ना, इट इज ओनली दिस एरिया। सो दिस एरिया, इतना इस पे चार्ज आ गया, और ये चार्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज, ये आपका डी क्यू डेस आ गया, ये मैंने लिखा डी क्यू डेस। Frequency of revolution is omega is the angular velocity. So frequency of revolution will be nu equals to omega upon 2. है ना? Frequency of revolution will become what? Frequency of revolution nu will be omega upon 2 pi. जिसकी frequency of revolution हो गई, just clear? तो अब इसका equivalent current हो गया q upon pi r square into 2 pi x dx into omega upon 2 pi in what, omega upon 2 pi. Just clear? Into what, omega upon 2 पाई, और इसका इस छोटी इस वाली रिंग का मैग्नीट्यूड एम डीएम आ जाएगा, डीएम विल बी क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू और बच्चों पाई एक्स स्क्वायर। दिस क्लियर? दिस बिकम्स व्हाट, इंटू पाई एक्स स्क्वायर। दिस क्लियर? ये इसका डीएम आ, इस छोटे से पार्ट का मैग्नीट्यूड एम आ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इट्स इंटीग्रेशन विद द टोटल मैग्नीट्यूड एम, और इंटीग्रेशन क्या होगा, फ्रॉम 0 टू आर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 टू से आर तक वेरी करेगी, एक्स होगा दैट बी व्हाट, इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू आर। दिस क्लियर ना? इसे इंटीग्रेट कर देंगे, मैं इंटीग्रेशन इजी है, एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ है, ऊपर से पाई और पाई एक टर्म कैंसिल होगा, है ना, याला पाई से याला पाई से कैंसिल होगा, तो पाई के सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, और x इंटू डी एक्स, ये x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब डीएक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स टू पावर 4/4, तो दैट मीन्स की आर टू पावर 4/4 आ जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर है तो ऊपर आर स्क्वायर का टर्म,
आप सॉल्व कर लोगे, दैट्स सिंपल थिंग। फिर का मैग्नीट्यूड एम आ जाएगी, मैग्नीट्यूड एम। अब बच्चों एक चीज और बताऊं कि जनरली क्या होगा कि आपको ये मैंने आपको फंडामेंटल्स इसका मैग्नीट्यूड एम का कैलकुलेशन सिखाया, लेकिन मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे क्या होगा, आपको ये इंटीग्रेशन वाली चीज यूज ही नहीं करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको बोर्ड एग्जाम में या जेई मेन में नहीं यूज करनी पड़ेगी, अनलेस की बोर्ड एग्जाम में बोलते हैं, अदरवाइज आपको डायरेक्टली क्या करोगे, रिमेंबर दिस। किसी भी इस टाइप के सिस्टम का जो कि रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड एम अपॉन एल, एल इज द एंगुलर मोमेंटम, जो आपने 11th क्लास में किया था ना, एंगुलर मोमेंटम एल will be equal to what? It will be equal to charge q upon 2m. M is the mass. M इसका mass है. Capital M is magnetic moment. L is angular momentum. Small m is mass. Charge q is q पर charge. Yeah. और एंगुलर मोमेंटम जनरली इस टाइप के सिंपल से सिस्टम्स का आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, है ना, जो इसका राइट, आप देखो क्या डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। मैं अभी जो मैंने दो एग्जांपल्स दिए, मैं उन्हीं दो एग्जांपल्स में आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखो। तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए ना, आप इन्हीं दो एग्जांपल्स में ध्यान से देखो। मैंने एक रॉड वाला एग्जांपल दिया, रॉड का मास एम लेंथ एल, ठीक है, रॉड का मास एम लेंथ एल, मास एम पर नहीं देंगे आपको, उन्होंने क्या दे के रखा था, प्लस टी, आपको क्या देखा, चार्ज प्लस टू और लेंथ एल, इतने दिया था ना, और पी पॉइंट के बाद उनमें से रोटेट करा रहे थे ओमेगा स्पीड। पी पॉइंट के बाद हम लोग कर क्या रहे थे, ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहे थे। आपको बच्चों इसका मैग्नीट्यूड एम कैलकुलेट करना, सो लुक एट दिस। इसका आप बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाओगे, कैपिटल एम अपॉन एल। अब आपको ये एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए आई ओमेगा, ऐसे सारे सिस्टम्स में आई ओमेगा, आई किस पॉइंट के बाद, जिस पॉइंट के बाद आप रोटेट करा रहे थे। हाँ, तो 11th का ये पार्ट याद होना चाहिए। जब आप एक रॉड को एक एंड के अबाउट रोटेट कराओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 एम एल स्क्वायर, चार्ज की पर क्यू है अपॉन पी है। स्मॉल एम मास आपने एज्यूम किया था, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और जब आप कैपिटल एम कैलकुलेट करोगे मैग्नीट्यूड एम एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो आपने इसके पहले प्रीवियसली कैलकुलेट किया, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो आपने इसके प्रीवियसली इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया। बिल्कुल एग्जैक्टली आप डिस्क के केस में भी कर सकते हैं। डिस्क के केस में भी आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड एम अपॉन एल, और एल कितना होता है डिस्क के केस में, एक्सिस जो सेंटर से पास होगी उसके बाद क्या होता है आई ओमेगा। आई की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ स्मॉल एम उसका मास है इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट मीन व्हाट, चार्ज क्यू अपॉन 2a। तो जनरली आपका काम इससे चल जाएगा, ये फॉर्मूला है, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट फंडामेंटल्स के लिए मैंने बताया आपको कि वो कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड का, अगर आप मैग्नीट्यूड एम की डेफिनेशन से निकालोगे तो क्या आएगा, दैट आई जस्ट क्लियर नाउ से। आप बच्चों ये देखोगे कि जो मैंने बोला, जब आपके पास एक सिस्टम का आप मैग्नीट्यूड एम निकाल लेते हो, चाहे वो मैग्नेट हो और चाहे एक करंट कैरिंग वायर हो, उसका डायरेक्शन भी पता पता लग जाता है आपको कि डायरेक्शन ये है, तो उसके ऊपर टॉर्क का कैलकुलेशन विल बी व्हाट, टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू एम इनटू एम क्रॉस बी, दैट इज टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क टाउ विल बी व्हाट, एम बी साइन थीटा। और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे याद रखो जैसे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद था कि अगर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर है, उसके ऊपर टॉर्क कितना होता है, पी ई साइन थीटा। पी के इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ गया एम, और ई के इक्विवेलेंट क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड बी। थीटा वहां पे पी और ई के बीच का एंगल था, यहाँ पे थीटा एम और बी के बीच के। वहां पे टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती थी, पी को ई के अराउंड अलाइन कराना। यहाँ पे भी टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी, एम को बी के अराउंड अलाइन कराना। और जब भी एम को बी के अराउंड अलाइन कराएगा तो बिल्कुल वैसे ही याद रखो कि रोटेशन का एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। मतलब व्हाट, जैसे रोटेशन क्लॉकवाइज होना है, एंटी क्लॉकवाइज होना है, वैसे तो आपको एम क्रॉस बी से पता लग जाता है टॉर्क की डायरेक्शन का, लेकिन फिर भी क्या होगा, रोटेशन ऐसे सेंस में होगा कि जब एम
बी के अराउंड अलाइन होगा तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन विल ऑलवेज बी व्हाट, इट विल लेस देन 180 डिग्री. Angle of rotation will be what? Less than 180 degree will be the angle of rotation. उससे एम बी के अराउंड क्या होगा, अलाइन हो रहे. इज दैट क्लियर? बच्चों समझ गए ना इसे? और जैसे वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला था, ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द मैग्नेट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड एम, पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ एम डॉट बी, दैट इज व्हाट माइनस ऑफ एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो बच्चों एक बार फिर से क्लियर कर दो, पोटेंशियल जी हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि आप जीरो कहां पे लेते हैं. जैसे वहां पे जब आपने किया था माइनस पी डॉट ई, पी वॉज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई वॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो आपको याद होगा हमने पोटेंशियल जी जीरो कब मानी थी, जब एम और बी के बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री था. ये फॉर्मूला कब आता है कि जब पी और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब अगर पोटेंशियल जीरो है, तो जब पी और ई के बीच का एंगल थीटा है, तो पोटेंशियल क्या होगी, माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा और माइनस पी क्रॉस पी डॉट ई. ऐसे यहां हमने इस केस में रेफरेंस क्या लिया है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू. थीटा इक्वल्स व्हाट, पाई बाई टू. मींस व्हाट, जब एम और बी के बीच का एंगल पाई बाई टू है, तो उस कंडीशन में हमने पोटेंशियल को जीरो लिया है. जब एम और बी के बीच का एंगल कितना है, पाई बाई टू, एम और बी के बीच का एंगल पाई बाई टू, तो उस कंडीशन में हमने क्या लिया, पोटेंशियल को जीरो माना. राइट, पोटेंशियल को क्या माना है, जीरो माना है. ठीक है, और तब जीरो है, और फिर जब एम और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो पोटेंशियल कितनी होगी, माइनस एम पर. मैं इसे थोड़ा सा जनरलाइज करके बता देता हूं कि आपको करना क्या है. जैसे एक डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में आपको रोटेट कराना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट एक्चुअली आप देखोगे. आपको जैसे एक जो है करना ये है कि आपको एक जो ये हुआ मैं मैग्नेट ही ले लेता हूं, नॉर्थ साउथ, इस ओर इसका मैग्नेटिक एम और इस ओर मैग्नेटिक फील्ड भी थीटा. तो अभी बच्चों इसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क विल बी एम बी साइन थीटा, और टाउ विल बी व्हाट, एम बी साइन थीटा. ये टॉर्क वेरिएबल है, थीटा पे डिपेंड करता है. तो जब आप इसे रोटेट कराओगे तो वर्क डन टॉर्क टाउ इनटू डी थीटा विल बी द वर्क डन डी डब्ल्यू. सो दैट बिकम्स एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा. ये आपको जब डी थीटा एंगल से टर्न कराओगे तो इतना वर्क डन. तो आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे, एग्जामिनर जो भी बोलते हैं आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री, इसका जो इंटीग्रेशन है दैट बी द वर्क थीटा वन टू थीटा टू. तो जैसे आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इस एंगल से इस एंगल पर, यस बोलोगे आप, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट कराना कितना वर्क करना पड़ेगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट कराना कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट. तो आप थीटा वन 30 डिग्री कर दोगे, थीटा टू क्या करोगे, 60 डिग्री कर दोगे. अब यहीं पे आप पोटेंशियल या कैलकुलेशन देखोगे, यहाँ पे ही पोटेंशियल या कैलकुलेशन में क्या होगा कि जहां पे रेफरेंस दे रखा होगा कि हमने पोटेंशियल जीरो यहाँ पे मानी है, तो जब आप इसकी इनिशियल लिमिट थीटा वन लोगे, इनिशियल लिमिट थीटा वन लोगे तो क्या लोगे, वो ले लोगे जहां पे पोटेंशियल को जीरो माना गया. जैसे अभी हमने क्या करा था, पोटेंशियल को जीरो माना था पाई बाई टू पे, और थीटा एंगल पे हमने कहा था जब जब एम और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा, तो पोटेंशियल. तो हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पाई बाई टू टू थीटा, इंटीग्रेशन भी व्हाट, पाई बाई टू टू थीटा, और उससे पोटेंशियल दिया, राइट. अब जो लास्ट पार्ट था इसका दैट वाज कि अगर आपके पास दो डाइपोल्स हैं और दोनों डाइपोल्स के बीच का इंडक्टिव फोर्स निकाल, तो आप जैसे आपके पास एक डाइपोल ये है एम वन, डायरेक्शन बोला गया इसको, एक डाइपोल ये है एम, बोथ आर शॉर्ट डाइपोल्स. ऑल मैंने काफी बड़े करके दिखाए हैं, मतलब आपको बड़े लग रहे हैं, और उनके बीच के डिस्टेंस, सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर. सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल. ये दो डाइपोल्स है एम वन और एम, और आपको निकालना क्या है कि इन दोनों डाइपोल के बीच का फोर्स क्या हो. सिंपल तरीका क्या है बच्चों, चाहे मैग्नेट, दो मैग्नेट है, या आपके पास एक करंट कैरिंग वायर लूप है और एक मैग्नेट है, या आपके पास दो करंट कैरिंग वायर लूप है, आपको करना क्या है कि ये जो मैग्नेट डाइपोल है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है,
ये जो डाइपोल है M2, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब R दूर इसकी मैग्नेटिक V यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, v नॉट बाई 4 पाई इंटू, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे v नॉट बाई 4 पाई, वहां पे क्या था 2p, एक्सिस के लॉन्ग यही था, यहाँ पे 2m बाई r क्यूब। एंड एक्सिस के अराउंड जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन p के पैरेलल था, यहाँ पे भी m के पैरेलल, दैट मींस यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आएगी इस ओर आएगी, 20 ओर आएगी, और ये डाइपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल यू होगी माइनस ऑफ एम, एम वॉट M2, एम कौन सा M2 वाला, बच्चे जो एम होगा दैट मीन वॉट, एम होगा कौन सा वाला M2, है ना, क्योंकि आप इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो माइनस ऑफ M2 इंटू वॉट बी, बी इसका वाला ये आना दिस बी, बी की एरी वैल्यू डालोगे इंटू वॉट कॉस थीटा, थीटा क्या हो गया 0, तो इसकी मैग्नेट बी 20 हो रहे हैं और इसका मैग्नेट एम 20 हो रहे हैं, थीटा 0, सो एम बी कॉस ऑफ 0। अब बी इज ए फंक्शन ऑफ वॉट आर, यहाँ पे बी किसका फंक्शन है, बी स्टूडेंट्स आर का फंक्शन है ना, जो बी है इट्स ए फंक्शन ऑफ वॉट आर, लुक एट दिस, बी यहाँ पे आर का फंक्शन है, फिर आपको फोर्स एफ निकालना होगा, तो आप क्या करोगे माइनस ऑफ डी बाई दैट बी द फोर्स। और ये इन जनरल नॉट ओनली इन दिस केस, किसी भी केस में दो डाइपोल्स हैं, तो आप ये मानोगे कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वहां पे उसके अंदर, तो दूसरे डाइपोल की पोटेंशियल निकाल लो, कि ठीक है उसका मैग्नेटिक एम यूज करो, और दूसरे वाले की उस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड बी को यूज करो, इसकी पोटेंशियल आ रहेगी, दैट बी फंक्शन ऑफ वेरिएबल आर का होगा, और उसे माइनस डी बाई डी आर कर दो, दैट बी द फोर्स। और अगर आप सब कुछ साइन के साथ करते हो प्रॉपरली, कॉस थीटा का डायरेक्शन, थीटा का साइन आपने बिल्कुल ठीक से डाला है, तो अगर ये माइनस डी बाई डी आर फोर्स एफ निगेटिव आएगा तो फोर्स अट्रैक्टिव है, और अगर फोर्स पॉजिटिव आएगा तो ये फोर्स क्या होगा रिपल्सिव, अगर निगेटिव फोर्स आएगा तो अट्रैक्टिव, और अगर पॉजिटिव फोर्स आएगा तो दैट बी व्हाट रिपल्सिव। सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम लोग इतने ही करेंगे, ठीक है। सो आप इसे ठीक से, आई होप कि आपने क्लास की ड्यूरिंग इसके नोट सुनाए होंगे, और अगर आप उन्हें रिवाइज करोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कुछ भी होगा आप उसे सॉल्व करो।